गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं एमए सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट कोड CC4 जिसमें हमें हिस्ट्री ऑफ झारखंड पढ़ना है, इसके यूनिट 4 के सेक्शन डी जिसमें द 1857 अपराइजिंग्स इन झारखंड, इसके अंतर्गत हमने पिछले क्लास में 1857 के विद्रोह के स्वरूप के विषय में चर्चा की थी। आज हम झारखंड में 1857 के विद्रोह के कारण और परिणामों पर प्रकाश डालेंगे। तो इसे प्रारंभ करें इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि 1857 में जो सिपाही विद्रोह प्रारंभ हुआ था, उस सिपाही विद्रोह का झारखंड पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा था, जिसके कई कारक थे और उसका कई परिणाम भी सामने आए, जिसके लिए हम इस टॉपिक को विस्तृत तौर पर अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। 1857 का विद्रोह झारखंड आंदोलनों की कड़ी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। इस आंदोलन ने सैनिकों का ब्रिटिशों के प्रति उभर रहे असंतोष की सशक्त प्रतिक्रिया दी, लेकिन इसका क्षेत्र केवल सैनिकों तक सीमित न रहा, बल्कि इसने क्षेत्रीय राजा, जमींदार, जागीरदार, आम जनता, आदिवासी, मुसलमान, गांव के मुखिया आदि ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झारखंड का सिपाही विद्रोह का वास्तविक ऐतिहासिक आकलन किया जाए तो निश्चित रूप से इसे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उभरा जन विद्रोह कहना अनुचित नहीं होगा। अब हम झारखंड में 1857 के विद्रोह के कारणों पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहला कारण जो है वह है राजनीतिक कारण। इस विद्रोह के राजनीतिक कारक में अंग्रेजों द्वारा अवैध रूप से झारखंड के पलामू क्षेत्र के चेरो राजवंश, छोटा नागपुर के नागवंशी राजवंश, सिंहभूम के सिंह राजवंश आदि को जिस तरह से अपदस्थ किया था, उससे इन राजवंशों में रोष तो था ही साथ इन क्षेत्रों में रहने वाले आम जनता में भी शासकों के अपमान से भयंकर रोष फैला। इसके अलावे रामगढ़, संथाल परगना एवं कई छोटे छोटे क्षेत्रों में कई अन्य शासकों, जमींदारों, जागीरदारों आदि के प्रति भी ब्रिटिशों ने षड्यंत्रों द्वारा उनकी शक्ति छीन करके उनके अधिकारों को समाप्त कर उनकी जमीनें छीन ली थी। इस प्रकार पूरे प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई थी और समस्त प्रदेश पर ब्रिटिशों की पकड़ हो गई थी, जिसे स्थानीय लोगों ने पसंद नहीं किया और सिपाही विद्रोह के राजनीतिक कारणों से वे इसमें कूद पड़े। तो राजनीतिक कारणों में हमने देखा कि किस प्रकार विभिन्न राजवंशों के साथ जो व्यवहार किया गया था, उसके परिणाम स्वरूप केवल राजवंशों के शासक ही नहीं बल्कि उनकी आम प्रजा भी इस कारण से इस विद्रोह में कूद पड़ी थी। इसका दूसरा महत्वपूर्ण कारण आर्थिक कारण। ब्रिटिश शासन ने झारखंड क्षेत्र में कई आर्थिक प्रतिबंध लगाकर इस क्षेत्र के लोगों में असंतोष की भावना को फैलाया। दरअसल ब्रिटिश शासन के पूर्व क्षेत्रीय शासकों ने कई सामंतों एवं सरदारों को भूमि दे रखी थी। ये लोग इस भूमि से प्राप्त आय द्वारा अपना एवं सैन्य गतिविधियों का संचालन करते थे और जब शासकों को आवश्यकता होती थी तो उन्हें सैन्य सहायता मुहैया करवाते थे। लेकिन ब्रिटिश शासन ने इन सामंतों एवं जागीरदारों के जमीन को हथिया लिया और उन्हें विशेषाधिकारों से भी वंचित कर दिया। इस कारण जागीरदार
एवं सामंत शासकों को आर्थिक सहायता एवं सैन्य मदद करने की स्थिति में ना रहे। अब ब्रिटिश शासन ने इन क्षेत्रीय शासकों, जमींदारों एवं सामंतों को आर्थिक रूप से कमजोर करके उन्हें शासन पर आश्रित कर उन्हें कर्ज दिया एवं उनसे मालगुजारी वसूलने लगे। इससे इन सभी में असंतोष गहराता चला गया और सभी विद्रोह में अपनी आर्थिक हितों की रक्षा हेतु इसमें कूद पड़े। इसका आर्थिक कारण को देखने के बाद अब हम इसके तीसरे महत्वपूर्ण कारक पर जाते हैं, जो है ब्रिटिश प्रशासन तंत्र की विफलता। झारखंड प्रदेश में ब्रिटिश शासन तंत्र विफल हो गया था। ब्रिटिश शासन स्थापित होने पर ब्रिटिशों ने यहाँ के गरीब आदिवासियों को भरोसा दिलाया था कि वे उनके हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहेंगे। इसके लिए उन्होंने न्यायालयों की व्यवस्था की, जहां लोगों के हितों की रक्षा का आश्वासन दिया। लेकिन दुर्भाग्य से ये अदालतें कागजी कार्रवाई मात्र बनकर रह गई। इसके लिए लोगों को मुख्यालय में जाना पड़ता था और इसकी कार्यवाही इतनी जटिल एवं कठोर होती थी कि लोगों को न्याय पाने की आशा दब कर रह जाती थी। इन न्यायालयों का अपना अलग ही लाभ ब्रिटिशों ने भी उठाया। वे मनमाने तरीके से न्याय का हवाला देकर किसी भी व्यक्ति को पकड़कर उस पर मुकदमा चलवा देते थे और उसे सिद्ध कर उस पर कार्यवाही कर उसे उचित ठहराते थे। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा निरीह आदिवासियों को उनकी जमीन से भारी मालगुजारी वसूली जाती थी और उसे वसूलने के क्रम में ब्रिटिश अधिकारी अपनी मर्यादा और सीमा भी लांघ देते थे, जिससे लोगों में असंतोष गहराया और वे सब सिपाही विद्रोह में सिपाहियों के साथ कूद पड़े। इसका चौथा जो महत्वपूर्ण कारण था वह था ब्रिटिश शासन की निरंकुशता। आदिवासी समाज प्रायः जंगलों में रहकर अपनी अलग सामाजिक एवं सांस्कृतिक विरासत बनाए हुए थे, जिसे ब्रिटिश शासन ने अपनी निरंकुशता एवं तानाशाही रवैये से पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। आदिवासी जनता ब्रिटिशों की बातों को मानती थी। इसके बावजूद वे इन मासूम आदिवासियों पर शोषण करने से नहीं हिचकते थे। लोगों की शिकायतें दूर करने की जगह वे उन पर तरह तरह के अत्याचार करते थे। स्थानीय विद्रोहों को वे पाशविक तरीकों से कुचल देते थे। लोगों को पकड़कर फांसी पे लटका दिया जाता था एवं गांव के गांव फूंक दिए जाते थे। ब्रिटिश अधिकारी महिलाओं को भी नहीं बख्शते थे, बल्कि उनके साथ दुर्व्यवहार और बलात्कार की घटनाएं की जाती थी। इन कारणों से वे निरंकुश तरीके से उसे जायज भी ठहरा देते थे। ब्रिटिश तानाशाही से स्थानीय जनता पूरी तरह से त्रस्त थी और जैसे ही झारखंड में सिपाही विद्रोह भड़का, इस लाचार एवं बेबस आदिवासियों को लगा कि ब्रिटिश निरंकुशता से मुक्ति हेतु इस विद्रोह में शामिल होना लाभदायी होगा और इस विश्वास से आम प्रजा भी इसमें शामिल हो गई। इस प्रकार उपयुक्त कारणों से क्षुब्ध जनता राजा सैनिकों को दानापुर के सैनिकों के विद्रोह और शाहबाद के बाबू वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह की सूचना मिलते ही झारखंड क्षेत्र में दवा नल की तरह विद्रोह की लहर हजारीबाग, रांची, चाईबासा, पुरुलिया, पलामू, सिंहभूम, संथाल परगना स्थित सैनिकों के बीच फैल गई। स्थानीय लोगों ने भी
अपने असंतोष के कारण सैनिकों का भरपूर साथ दिया और वे भी इसमें कूद पड़े और इसी कारण 1857 के सिपाही विद्रोह में व्यापक जनसमर्थन प्राप्त हुआ। अब हमने देखा कि विद्रोह के कई कारक थे। इन कारकों को देखने के पश्चात अब हम इसके परिणामों की चर्चा करेंगे, जिसे हम बिंदुवार एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इस विद्रोह का सबसे पहला जो परिणाम हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद विद्रोहियों का क्रूरतापूर्वक दमन कर दिया गया। इसका दूसरा जो परिणाम है वह है 10 अगस्त 1857 से संपूर्ण छोटा नागपुर क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। इसका तीसरा महत्वपूर्ण परिणाम 1857 में एक एक्ट द्वारा सैनिकों पर संक्षिप्त मुकदमा चलाया गया। चौथा, इस विद्रोह के पश्चात पुलिस अधिकारियों को बिना वारंट मात्र शक के आधार पर मुकदमा चलाने का अधिकार मिल गया। इसका पांचवा जो परिणाम है वह है 1858 में महारानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया और महारानी विक्टोरिया द्वारा माफी मांगी गई, लेकिन इससे पूर्व दी गई सजा को वैध ठहराया गया। छठा जो इसका महत्वपूर्ण परिणाम है कि महारानी विक्टोरिया ने नरमी बरतने के आदेश देने के बाद भी और माझी में उमराव सिंह, घासी सिंह, शेख भिखारी को पकड़कर 8 जनवरी 1858 को टैगोर हिल के पास मोराबादी में फांसी दे दी गई। सातवां जो परिणाम है, इस विद्रोह के पश्चात रामगढ़ बटालियन के सूबेदार जयमंगल पांडे और नादिर अली को फांसी की सजा दी गई। इसका आठवां परिणाम, इस आंदोलन के क्रम में ठाकुर विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय को भी फांसी दी गई। विश्वनाथ शाही के 97 गांव की जमींदारी छीन ली गई। नवा महत्वपूर्ण परिणाम जो है, पलामू के प्रमुख क्रांतिकारी नेता नीलांबर पीतांबर पर मुकदमा चलाकर 1859 को लेस्लीगंज में फांसी दे दी गई। इसके अलावा अन्य भोक्ता क्रांतिकारियों शिवचरण मांझी, भानु प्रताप सिंह, रुदन मांझी आदि को भी फांसी पर लटका दिया गया। 10वां जो परिणाम है वह ब्रिटिश सरकार ने इन लोगों की संपत्ति को जब्त करके उन लोगों में बांट दी जिन लोगों ने उन्हें क्रांति को कुचलने में मदद की। 11वां जो परिणाम है वह है कि ब्रिटिश सरकार ने यह महसूस किया कि उनके द्वारा आदिवासियों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप के कारण उन्हें आदिवासियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। इसलिए उन्होंने अब आदिवासियों के जीवन में अहस्तक्षेप की नीति को अपनाना प्रारंभ कर दिया। 12वां जो परिणाम है वह है, इस क्रांति के पश्चात अंग्रेजों ने सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी और ब्रिटिश सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर दी। भारतीय सेना को जातिगत आधार पर अलग अलग सैनिक दस्तों में विभाजित कर दिया गया ताकि वे ब्रिटिशों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा ना बना सके। इसका 13वां जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है, इस विद्रोह के पश्चात ब्रिटिशों को यह विश्वास हो गया कि भारतीयों में उन्हें मित्र प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने देशी शासकों को अपना मित्र बनाया और इस प्रदेश के आदिवासियों एवं सदानों को उनके विरुद्ध इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस तरह से हमने देखा कि इसके कई महत्वपूर्ण परिणाम उभर कर सामने आए। अंततः जब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे तो निष्कर्ष में हम पाते हैं कि 1857 झारखंड में 1857 के विद्रोह के कारण एवं परिणामों को संक्षिप्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि 1857 के सिपाही विद्रोह का व्यापक प्रभाव झारखंड प्रदेश पर भी देखने को मिलता है।
इस विद्रोह का प्रारंभ यद्यपि एक सैनिक विद्रोह के रूप में अवश्य हुआ था, लेकिन शीघ्र ही इसने समाज के सभी छोटे एवं बड़े वर्गों को इसमें शामिल कर लिया और इसे एक जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। इस विद्रोह की व्यापकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस विद्रोह का क्षेत्र झारखंड के सिंहभूम, हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, छोटानागपुर क्षेत्र आदि संपूर्ण झारखंड प्रदेश इसमें सम्मिलित है। इन सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी गतिविधियों को बिहार के कुंवर सिंह एवं अमर सिंह का पूरा सहयोग मिला, लेकिन दुर्भाग्यवश इस विद्रोह को एक कुशल नेतृत्व प्राप्त नहीं हो सका। इस कारण यह विद्रोह अपने अंतिम उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा, लेकिन इसकी विशालता एवं विशाल जनभागीदारी ने ब्रिटिश सरकार की नींव तक हिला दी। यद्यपि यह आंदोलन अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल अवश्य रहा, परंतु इसने राष्ट्रवाद की भावना को झारखंड एवं संपूर्ण भारतवर्ष में एक सशक्त रूप से उभारने का परिचय अवश्य दे दिया। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह विषय अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा। यदि इससे संबंधित कोई सवाल हो तो आप हमें अपने सवाल भेज दें, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। हम अगले क्लास में एक नए विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।